अगर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई के लिए जामिया या फिर जमीयत की दो चॉइस दी जाए तो वो कहां पढ़ेंगे। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में दो अलग लोकेशन में दो अलग तस्वीर दिखी है। एक प्रोग्राम जामिया का और दूसरा प्रोग्राम जमीयत का। अब जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुए प्रोग्राम में मंच से लेकर चीफ गेस्ट तक सब लेडीज थी। वहीं जमीयत के प्रोग्राम में ज्यादातर मौलाना और आलिम दिखे। मुसलमानों के सामने पढ़ाई के दो मॉडल दिखे हैं। जामिया और जमीयत के एजुकेशन मॉडल में क्या अंतर था, इस रिपोर्ट से समझिए। मुस्कुराने लगा है ये अब गुलसिता, आने देंगे यहाँ पर न अब हम विदा, आने देंगे यहाँ पर न अब हम विदा, गीत हरदम बहारों के गाएंगे हम। वाकई ये बच्चियां अब हर दम बहारों के गीत गा सकती हैं, चांद सितारों को छू सकती हैं, क्योंकि अब इनके पीछे सरकार खड़ी है, मुस्लिम बच्चियों की तालीम का इंतजाम कर रही है। आज जुमे के रोज दिल्ली में मुस्लिमों की तालीम को लेकर दो प्रोग्राम हुए। दोनों में मुस्लिम लड़कियों पर फोकस था। पहला प्रोग्राम था जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और दूसरा जलसा था जमीयत उलेमाए हिंद का, जिसमें NIOS एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए गए। आज हम आपको इन्हीं दोनों प्रोग्राम्स के जरिए ये दिखाएंगे कि अगर मुस्लिम समाज को अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, दुनिया के साथ कदम ताल करवाना है, तो कैसी तालीम बेहतर है, जामिया की या जमीयत की। पहली बात जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बने स्कूल की। आज इस स्कूल में खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों को बुलाया गया था। दिल्ली हज कमेटी की तरफ से आयोजित इस प्रोग्राम में G20 समिट के सफल आयोजन, चंद्रयान मिशन की कामयाबी और 17 सितंबर को आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। खास बात यह थी कि इस प्रोग्राम में मंच संचालन से लेकर चीफ गेस्ट तक सब लेडीज थी। जामिया जैसी यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर नजमा अख्तर यहाँ थी। दिल्ली हज कमेटी की कमान भी पहली बार किसी महिला के हाथ में है और दिल्ली हज कमेटी की प्रेसिडेंट कौसर जहां भी यहाँ थी। जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने ये बात मंच से कही भी कि उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी दिन मुस्लिम महिला को हज कमेटी जैसे संगठन की मुखिया बनते देखेंगी, लेकिन इससे ये साबित होता है कि मौजूदा सरकार में मुस्लिम लड़कियों के सामने कितने अवसर हैं। पहली औरत देखी है मैंने इस जगह बैठी हुई और इतनी छोटी, तो ये हम सब के लिए, आप लोगों के लिए कितना इंस्पिरेशन का मौका है कि आप भी पहुंच सकती हैं इन जगहों पे जहां आप लीड करेंगी बड़े बड़े प्रोग्राम्स को और सक्सेसफुली लीड करेंगी। जामिया की वाइस चांसलर जो कह रही थी, उनकी बातों में दम है। मोदी सरकार ने मुस्लिम लड़कियों के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जो उन्हें बड़े बड़े पदों में पहुंचने में मददगार हो सकती हैं। मोदी सरकार हर साल 50 लाख मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है। मोदी सरकार ने इनके लिए 3E यानी एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट का टारगेट रखा है। मोदी सरकार इस वक्त मुस्लिम लड़कियों को 3 तरह की स्कॉलरशिप दे रही है। पहली मैट्रिक या 10वीं में, दूसरी 12वीं में और तीसरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके अलावा मौलाना आजाद फाउंडेशन के तहत बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अगर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो यहाँ मुस्लिम छात्राओं को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बोर्डिंग हॉस्टल है। इतना ही नहीं, मेडिकल प्रोफेशन में भी मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए मोदी सरकार ने जामिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी है। जामिया मिलिया के आप लोगों के प्रशासन ने तो मतलब कितने वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग की और मेरे ख्याल से ये मांग मोदी जी के ही राज में पूरी भी हुई है, तो इसके लिए भी आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम महिलाओं की बात अगर करें तो हम महिलाओं के लिए पिछले 8-9 वर्षों में जितने काम हुए हैं और खासकर हमारी मुसलमान बहनों के लिए, तो ये तो मेरे ख्याल से स्वाति नक्षत्र का युग रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और किसने सोचा, और बाकी सरकारों के बारे में देखिए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी कि किसने क्या किया नहीं किया, लेकिन वाकई में जो काम हुए हैं उनको सशक्त बनाने के लिए और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ये मेरे ख्याल से पिछले 8-9 वर्षों में ही हुए हैं। मोदी सरकार ने मुस्लिम लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए भी कई फैसले लिए हैं, जिनमें ट्रिपल तलाक पर रोक हो या फिर बिना किसी मर्द के साथ हज यात्रा पर जाने की परमिशन। यही वजह है कि जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने भी कहा
कि मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के लिए जितना प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा उतना किसी ने नहीं। प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचे और हमारी बच्चियों के लिए सोचे, हम लोग के लिए सोचे, बूढ़ी औरतों के लिए सोचे और उन औरतों को जिनके जो अब बहुत सालों से किसी न किसी चीज़ से परेशान रही हैं, चाहे वो सामाजिक बातें हों या किसी भी टाइप की बात हो, उनसे जो परेशानियां थी उनकी, जिसको कहने वाला कोई था नहीं, किससे कहें, उन सारी चीज़ों से उन्होंने हमें निजात दिलाई है और हिम्मत बढ़ाई है कि अगर तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है तो तुम यहाँ बोल सकते हो जाके। और आज तक जो बोली हैं लड़कियाँ या लेडीज़ या औरतें, जो बूढ़ी, ख़ासतौर से बूढ़ी औरतें भी, बूढ़ी औरतों को तो के लिए तो कोई सोचा ही नहीं था किसी ने कि उनके लिए भी कुछ चाहिए। जामिया का प्रेशर अब जमीयत पर भी दिखने लगा है। मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन की बढ़ती चाहत, खासकर मुस्लिम लड़कियों में साइंस और प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रति बढ़ता रुझान जमीयत को भी अपनी तालीम के तरीके पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद भी बदल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। आज ही दिल्ली के मदनी हॉल में जमीयत की तरफ से NIOS एग्जाम में टॉप करने वाले मदरसा स्टूडेंट को सम्मानित करने का प्रोग्राम आयोजित किया गया। दरअसल जमीयत ने NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ हाथ मिलाकर जमीयत ओपन स्कूल बनाया है। इस टाइप के बाद जमीयत के तहत संचालित होने वाले मदरसों में NIOS के सिलेबस के मुताबिक मॉडर्न एजुकेशन भी देनी होती है। जमीयत के मदरसों में वैसे तो लाखों मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम लेते हैं, लेकिन उसका टारगेट कम से कम 50,000 बच्चों की NIOS की तरफ से तय एजुकेशन को पढ़ाना है। देश भर में 280 मदरसों में करीब 10,000 मुस्लिम छात्र इसमें एडमिशन ले चुके हैं। करीब 2,000 बच्चों को NIOS की तरफ से सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। NIOS की तरफ से सर्टिफिकेट पाने वाले इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स को आज सम्मानित किया गया। ये सभी वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया। टॉप करने वालों में कई मुस्लिम लड़कियां भी हैं। अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम भी कुछ कर सके, हम भी अपने आप को दिखा सके कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा हम पर एतमाद किया और फिर उसके बाद हमें बाकायदा हमारी मेहनतों को सराहा भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सभी की। उन्होंने हमारे लिए, हम तमाम बहनों के लिए, हम तमाम बेटियों के लिए घर पर ही रहकर हमें दीनी तालीम हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जमीयत उलमाए हिंद की कि वो अपने अंदर, अपने कल्ब के अंदर, अपने दिमाग के अंदर हम मुस्लिम बेटियों के लिए, हम मुस्लिम बहनों के लिए इतने फिक्रमंद रहते हैं। आज हम घर पर रहकर हमने घर के काम काज भी किए और साथ ही साथ हमने घर पर रहकर अपने घर के काम काज को छोड़कर 2 घंटे दीनी तालीम हासिल करने के लिए निकाला। ये मुस्लिम लड़की जो कह रही थी वो जमीयत के मदरसों की एक बड़ी समस्या है। वो लड़कियों को तालीम तो दे रहा है लेकिन घर पर रहकर। जमीयत उलेमाए हिंद अब भी को एजुकेशन यानी सह शिक्षा के पक्ष में नहीं है। कुछ अर्सा पहले जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि लड़के लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। मदनी ने कहा था कि लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने से अनैतिक और अश्लीलता फैलने का खतरा रहता है। इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद की शिक्षण संस्थाओं में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। को एजुकेशन को लेकर महमूद मदनी के विचार भी अरशद मदनी से बहुत जुदा नहीं है। इसीलिए महमूद मदनी कह रहे हैं कि मुस्लिम कौम की कुछ खास जरूरतें होती हैं। मदरसों की स्थापना और वहां की पढ़ाई उन्हीं जरूरतों के हिसाब से करवाई जाती है। हालांकि इसके साथ ही वो ये भी मान रहे हैं कि मदरसों में भी थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। एक कम्युनिटी की एक नीड है, उस नीड को मदरसे पूरी तरह बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। अब हमारा ये मानना है कि जो हमारा स्टूडेंट है मदरसे का, उसको जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो साइंस के जो बुनियादी, तो उसके एक लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके और अपना रोल प्ले कर सके नेशन बिल्डिंग में, कम्युनिटी बिल्डिंग में।
एजुकेशनल सिस्टम में, जो एजुकेशनल सिस्टम है, मेन स्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ भी हमारा रोल होना है हमारे बच्चों को। अब सवाल यह है कि मदरसों की स्थापना मुस्लिम कौम की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। अगर जमीयत मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर खास इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उसे अपना सिलेबस मॉडर्न क्यों करना पड़ रहा है? इसकी एक वजह तो खुद मुस्लिम समाज के भीतर से उठ रही आवाजें हैं। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि पढ़ लिख कर उनके बच्चे भी अच्छी नौकरी करें, डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बने। इसके लिए मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी ऑर्डर है कि अगर सरकारी मदद चाहिए तो मदरसों के सिलेबस को बदलना होगा, उसमें तकनीकी शिक्षा को शामिल करना होगा। इस प्रोग्राम में आई NIOS की हेड प्रोफेसर सरोज शर्मा ने भी कहा है कि अगर मदरसों को रोजगार के फील्ड में काम आ सकने वाले सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर उन्हें भी विज्ञान की पढ़ाई को अपने सिलेबस में शामिल करना होगा। NIOS ने जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो तो दिया ही, मगर उसके लिए एक जरूरत होती है कि स्कूल का होना अनिवार्य है। हाल ही में NCVT ने हमें अवार्डिंग बॉडी का दर्जा दिया है। हमारे यहाँ 103 वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनको स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज बोलते हैं, तो उसमें स्कूल का कंपल्शन नहीं है। हमारे जो गाइडलाइंस है उसको लेके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 103 वोकेशनल कोर्सेज जो NSQF कंप्लायंस भी काफी हैं, उसमें NSQF अलायंस है ये, तो उसमें स्किल इंडिया, NCVT और NIOS तीनों का ही स्टैंप मिलेगा। ये जो सबसे बड़ी बात है, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक बार जो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो उनके आगे की तालीम, उसके साथ साथ रोजी रोटी के क्षेत्र में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी उनकी हो जाएगी कि रोजगार मिले और साथ साथ वो उच्च शिक्षा में जाएं। और जैसे है कि आप उच्च शिक्षा में जाएंगे तो बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे। मदरसों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर विज्ञान पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, तो वो उनके रोजी रोटी में बहुत फायदा करेगा। और इसलिए मुझे लगता है जमाते उलेमा हिंद इस चीज में आगे आया है, और इस चीज को, समय की नजाकत को जमाते उलेमा हिंद ने समझा है, और इसीलिए ये इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया। मौलाना अहमद मदनी भी इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ दीनी तालीम के भरोसे ही मुस्लिम बच्चों को मदरसों की तरफ आकर्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीट और दूसरे एग्जाम में उनके मदरसे के छात्र पिछड़ रहे हैं। 2022 में जिन 1200 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने नीट की परीक्षा पास की, उनमें से 500 से ज्यादा कैंडिडेट अल अमीन मिशन की पश्चिम बंगाल में फैली 70 शाखाओं से हैं। करीब 250 स्टूडेंट असम के उम्मीद अजमल फाउंडेशन के कोचिंग संस्थान से, और करीब 450 कैंडिडेट कर्नाटक के शाहीन समूह के संस्थानों से हैं। ये संस्थाएं अपने मदरसों में इन्हें दीनी तालीम भी देती हैं, तो अपनी संस्थाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भी करवाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।